हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 को एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का क्लास आज से स्टार्ट होगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्लास रहेगा। और फ्रेंड्स, आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं या फिर 6 to 8 के लिए या फिर पीजीटी टीजीटी के लिए, सभी में बायोलॉजी का प्रश्न आता है। ये होता है कि प्राइमरी में प्रश्न बायोलॉजी का थोड़ा ज़्यादा रहता है और 6 to 8 में थोड़ा कम रहता है, लेकिन सभी क्लास के लिए यह इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है आपका, और इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितना प्रश्न टीआरई 3 और 2 में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। तो पहला प्रश्न है, विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगूर। आगे, जेरोनोटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, ये वाला पॉइंट को एग्जाम में पूछता है। आगे, वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो यह केंचुआ। आगे, पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा। फ्रेंड्स, ये सबसे आपको 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, और यह वाला प्रश्न टीआरई 2 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। आगे, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। आगे, जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनांकी, जिसका इंग्लिश हो जाएगा डेमोग्राफी। एक नोट में पढ़ेंगे, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पादप जीवाश्म के अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। आगे, सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरेले कल्चर, मतलब ओलेरीकल्चर। तो याद रखिएगा इसको। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पिरेटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। आगे, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। फ्रेंड्स, वीडियो का बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन को छोड़ते हैं तो आपको एग्जाम में दिक्कत हो सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आगे देखते हैं, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो मैग्नॉन मानव को इन्होंने अंतिम पूर्वज माना है। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वर्तमान में प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग कितने वर्ष माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। आगे, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था विकास का सिद्धांत? तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन ने। आगे, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। आगे, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर आएगा होगो डी वृज ने। आगे, आर्कियोपैट्रिक्स
जुरैसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, मैमथ किस जीव का पूर्वज है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी का। आगे प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है, तो नीलहरित शैवाल की सबसे पहली उत्पत्ति मानी जाती है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइबरनेशन। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है, तो यह किस में होता है, तो तारामीन। आगे देखते हैं, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 70S राइबोसोम। ये TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसमें ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। क्योंकि मैं फ्रेंड्स बता रहा हूँ आपको, NCERT का प्रश्न BPSC TRE 4 जरूर पूछेगा। TRE 3 तक तो अभी तक NCERT फॉलो किया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि TRE 4 में भी NCERT का ही प्रश्न आएगा। इसलिए आप लोग जो मैं क्लास करा रहा हूँ बस वो क्लास करिए, आपका एग्जाम में प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका हृदय मेसोजाइक युग में हुआ है था, इसका आंसर ये लोग याद रखिएगा आप सब। नीलहरित शैवाल जीवाणुओं तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेमेटोफोर्स। आगे, किन पौधों में जाइलम वाहिका का अभाव होता है, तो इसका आंसर है अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। आगे, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर हो जाएगा हिटकेर ने किया था, हिटेकर ने किया था, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, जंपिंग जिन की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर है मैक क्लिंटॉक ने की थी। आगे, कौन से क्षार DNA तथा RNA दोनों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है, बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वह समूह जिसके जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं मच्छर, चमगादड़ एवं उल्लू। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो इसका आंसर है क्रमशः ग्रेना एवं स्ट्रोमा में इसकी संपन्न होती है। आगे, मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोसाइसिन के कारण होता है। आगे देखते हैं, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा क्रियात्मक साहचर्य पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक मूल। नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं, तो यह हो जाएगा फफूंद यानी कि फंगी। आगे, कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है, तो इसका आंसर याद रखना है आपको सेल्यूलोज। ये प्रश्न फ्रेंड्स 9th में जो TRE 1 हुआ था, ये 9th क्लास में ये प्रश्न जनरल पेपर जो 40 नंबर का आता है उसमें ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास जो मैं करा रहा हूँ किसी एक क्लास के लिए नहीं, आपको सभी एग्जाम के लिए बायोलॉजी का कुछ PRT में थोड़ा ज़्यादा आता है, बस यही फ़र्क होता है, लेकिन आपको भी बायोलॉजी का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइकेन किससे निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कवकों एवं शैवालों से। आगे, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला देखते हैं, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो इसका आंसर है वातक तंत्र द्वारा।
फ्रेंड्स, अगर किसी के पास यह बुक है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जितने भी आप चैप्टर पढ़ेंगे या किसी भी सब्जेक्ट का, जो ये बॉक्स में बना हुआ रहता है ना, तो वो वाला थोड़ा ज़्यादा करके आप लोग ध्यान दे के पढ़िएगा, क्योंकि यही बॉक्स से जो जो इम्पोर्टेंट है, इस बुक में सबसे खासियत यह है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको एक बॉक्स में हाईलाइट करके दिखा दिया गया है। इसलिए फ्रेंड्स, ये लोग आप लोग ऐसा मत सोचिएगा इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है आपको। चलिए हम देखते हैं इसमें। कुनेन आवृत्ति बीजी पादप का उदाहरण है जो सिंकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है तथा यह मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको। आगे, सेब में पाए जाने वाले लाल रंग का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोसाइनिन। नेक्स्ट, टमाटर में लाल रंग किसके कारण उपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण टमाटर में लाल रंग का होने का कारण यही है। आगे, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोरोसिम। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ ये सारा आपके TRE 4 के रिलेटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू क्वेश्चन इस वीडियो में आपको नहीं कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग टेंशन फ्री होके क्लास करिए। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार रिपीट वीडियो देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसके समांग है? तो इसका आंसर है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के। आगे, नेफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय में। नेक्स्ट देखते हैं, चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलोदविद। घटपर्णी के बारे में पढ़ते हैं। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा इसको। कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव कौन सा है? तो इसका आंसर है कोलोसल स्क्विड। अगला प्रश्न, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक बीजी बेरी। तो ये फ्रेंड्स आप BBI लिख लीजिए, ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकता, आने के प्रबल संभावना है। लीची वाला TRE 1 में पूछा गया था, मुझे जहाँ तक लगता है TRE 4 में आपको यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। PRT में, जो PRT का तैयारी कर रहे हैं उसको यह प्रश्न बिल्कुल मिल सकता है। आगे, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्सिसन के। आगे, सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेल। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर है प्यूपा अवस्था में। आगे, गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव एक समान रहता है। आगे, समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण है? तो इसका आंसर है मछली का। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है बच्चे नहीं? तो यह है एकिडना। आगे, जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। तो ये पॉइंट को आप याद रखिएगा। आगे, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है? तो यह है शुक्राणु। आगे, सील किस वर्ग का प्राणी है? तो आपको आंसर याद रखना है स्तनपायी। अगला प्रश्न, कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होता है यानी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेकर्स। आगे, डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर आपको याद रखना स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं। आगे, अफीम मॉर्फिन पोस्ते के पौधे के
अधपके फल से प्राप्त होते हैं। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न, गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है तना। आगे, लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो आपको याद रखना है सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन में गंध आती है। आगे, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मरुद्भिद कहते हैं। अगला प्रश्न, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी वंश से। आगे, जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूसीफेरस के कारण। आगे, सन हेम्प रेसे किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं, लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। आगे देखते हैं, डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1859 में। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्मों से। आगे, जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। आगे, किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरीसृप। आगे देखते हैं, कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो इसका आंसर याद रखना है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरा। आगे, चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नियततापी। आगे, विज्ञान की पैलियोटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। ये VBI आप लिख लीजिए, आपको TRE 4 में आने का प्रबल संभावना है ये वाला प्रश्न शुतुरमुर्ग से रिलेटेड, यानी कि ऑस्ट्रिच से। एक पॉइंट देखते हैं, नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट कहलाते हैं। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंत में। आगे, लिग्नन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम ऊतक पर। DNA संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा S प्रावस्था में बनते हैं। आगे, वह जीव किसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइटम में। आगे, पपीता का पीला किस कारण होता है? तो पीला किस कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरी का जेथिन की उपस्थिति के कारण। आगे, पौधे के किस से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यह जाएगा तना से। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो इसका आंसर है लेमिनिएरिया नामक शैवाल से इस आयोडीन उत्पन्न होता है। आगे, वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहलाते हैं। आगे, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। अगला प्रश्न, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन में। आगे, तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेबूस या फिश में। आगे, बिसफेनॉल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन। आगे पॉइंट देखते हैं, मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला देखते हैं,
प्रतिजैविकों मुख्यतः प्राप्त की जाती है, तो कहाँ से, तो जीवाणुओं से। आगे, इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइमेस में। आगे, जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। आगे, क्यूनिन किसकी छाल से प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर है सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जा सकता है। आगे, मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था, तो इसका आंसर है गार्डन पी मटर का। नेक्स्ट देखते, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से 1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक कहा जाता है, तो फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आगे, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो इसका आंसर है एबिसिसिक अम्ल। आगे, अधिकांश एंजाइम विकर किस ताप पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, तो इसका आंसर है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के मध्य। तो फ्रेंड्स, आपका यह चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, इसी तरह हम लोग टॉपिक वाइज पूरा बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी मैं कुछ दिन में शुरू कर दूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका बायोलॉजी और फिजिक्स से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं अभी बायोलॉजी का स्टार्ट किया और कुछ दिनों में आपको फिजिक्स का भी क्लास शुरू कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, यह जो चैप्टर हुआ, इस चैप्टर से आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को 100% मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। और फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो क्लास आप अभी किए, ये फुल्ली एनसीईआरटी क्लास है, कोई दूसरा बुक नहीं है। ऐसा नहीं कि फालतू का क्लास मैं आपको करा रहा हूँ, बस मैं शुरू से फोकस कर रहा हूँ। हर वीडियो में कहता हूँ कि एनसीईआरटी छोड़ के मैं कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे बीपीएससी का पैटर्न मुझे समझ में आ गया। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी किताब होता है एनसीईआरटी का, आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।